हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, जिसको फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, या आप ऐसा कहें कि आपके अनुमति के बिना आपके खाता से अगर पैसा किसी के खाता में चला गया, या गलती से आप किसी और को भेजने की जगह किसी और को भेज दिया, तो वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। तो मैं यहाँ पे रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम कस्टमर फेस करता है, और रियल लाइफ में जो कस्टमर के द्वारा जो गलती की जाती है जिसके कारण पैसा नहीं मिलता है, या ऐसा चीज़ जो कस्टमर करे तो पैसा मिल जाए, उन सब के बारे में बात करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि एसबीआई को दिया गया है, उसके बारे में बात करूँगा। और आरबीआई का एक गाइडलाइन है, आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में भी बात करूँगा। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर आरबीआई का गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, और कस्टमर रियल लाइफ में क्या गलती करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है, आपके खाता में, आपके अकाउंट में बिना आपके अनुमति के ऐसा कुछ हो गया है, सपोज कि आपका फ़ोन हैक हो गया या पासवर्ड किसी को पता चल गया, तो सबसे पहले आप बैंक का जो टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर जो होता है, आप उस पर कॉल करिए। ब्रांच मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप टोल फ्री नंबर पर पहले कॉल करिए। ठीक है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप वहाँ पे कंप्लेन करिए। आपको इंस्टेंटली एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको तुरंत एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। अगर आप ब्रांच में फ़ोन करेंगे तो ब्रांच वाले आपको बोलेंगे कि आप एक रिटर्न में आवेदन दीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चूँकि आपका जिस अकाउंट में आपका अकाउंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में होल्ड करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। वो बैंक जो है, जिस अकाउंट में पैसा गया, जिस बैंक के अकाउंट में पैसा गया, वहाँ पे होल्ड होना चाहिए। तो आपके बैंक में अगर आप इंस्टेंटली कॉल करते हो तो वहाँ पे वो तुरंत होल्ड नहीं लगा सकता है। तो बेहतर ये है कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। टोल फ्री नंबर वाले क्या होते हैं, वो इंस्टेंटली जो कंसर्न बैंक है, जहाँ पे पैसा गया है, वहाँ पे वो कॉल करके, या जो भी कम्युनिकेशन होता है उनका, वो वहाँ पे डायरेक्ट वो होल्ड करवाते हैं, तो वो जल्दी होता है। ठीक है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, पहला स्टेप ये है। और वहाँ पे आप बताइए कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो गया है। दूसरा स्टेप ये है, एक तो आपने ये कर दिया तुरंत। दूसरा स्टेप ये है, तुरंत आप क्या करिए, एक साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग का एक नंबर है 1930। दूसरा काम, आप 1930 पे कॉल करिए। 1930 पे साइबर जो फ्रॉड होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट करके बताइए कि आपका अकाउंट नंबर ये है, इतना अमाउंट जो है आपके खाता से इतना बजे कट गया है, जो कि आपके अनुमति के बिना कटा है। और उसमें आप बताइए कि कैसे कटा है, क्या हुआ है, कैसे गया है, वो सब आप जो भी डिटेल आपसे मांगा जाता है बेझिझक आप उनको दीजिए और बताइए। तो दूसरा कंप्लेन आपको यहाँ पे हो जाएगा, और इसका भी आपको कंप्लेन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके एसएमएस में आ जाएगा। तो एक हो गया कि कस्टमर केयर को कॉल किया, दूसरा आपने यहाँ 1930 पे कॉल किया, उसका एक्नॉलेजमेंट हो गया। तीसरा काम आप करिए, ब्रांच जाइए। ब्रांच जा करके, सॉरी, तीसरा ये भी आप कर सकते हो, ये cybercrime.gov.in पे आपको करना है, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा, स्लाइड पहले आ गया है। नेक्स्ट आप क्या करिए, ब्रांच जाइए, और ब्रांच में एक डिस्प्यूट फॉर्म होता है। ठीक है, ब्रांच में क्या होता है, एक डिस्प्यूट फॉर्म होता है, डिस्प्यूट फॉर्म होता है, ये आप जा करके वहाँ फिल करिए। डिस्प्यूट फॉर्म में ये रहता है कि आपके अकाउंट से इतना रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है, आप इसको बैंक को बता रहे हो, बैंक को रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उस फॉर्मेट को लीजिए और उसको भर करके डिस्प्यूट फॉर्म ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर को या जो भी कंसर्न स्टाफ है आप उनको दीजिए। और याद रहे, आप रिसीविंग लेना मत भूलिए। ठीक है, रिसीविंग लेना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं खुद एक ब्रांच मैनेजर हूँ, और सारे जगह पे, सभी बैंक में सारे स्टाफ अच्छे नहीं होते या सारे स्टाफ बुरे नहीं होते, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टाफ का नेग्लिजेंस के कारण आपका जो कंप्लेन है वो सीरियसली नहीं लिया जाता है, और एक दो दिन उसमें डिले हो जाता है, और एक दो दिन का डिले जो होगा वो आपका पैसा को वापस नहीं लाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 या 2 दिन का डिले कितना मायने रखता है। तो 1 दिन का भी डिले अगर होता है तो आपका पैसा समझो कि अब वापस नहीं आने वाला है। तो आप रिसीविंग लेना नहीं भूलिए। ठीक है, तो ये हो गया, डिस्प्यूट फॉर्म भर के रिसीविंग ले लीजिए। और अगर ब्रांच में आपको डिस्प्यूट फॉर्म नहीं दिया जाता है तो आप सिंपल एक एप्लीकेशन लिख लीजिए। ठीक है, सिंपली एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें आपका पूरा ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री बताइए, अमाउंट बता दीजिए, कितना रुपए गया है, डेट बता दीजिए, कब गया है, किस माध्यम से गया है, यूपीआई से गया है, फ़ोनपे से गया है, पेटीएम से गया है, कैसे गया है, वो सारा चीज़ उस डिस्प्यूट फॉर्म में मेंशन करिए। और लेटर जो आप दे रहे हो उसी का एक फ़ोटोकॉपी करवा के फ़ोटोकॉपी पर रिसीविंग ले लीजिए। तो ये हो गया। और नेक्स्ट आप क्या करिए, एक साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड करके एक ये है, cybercrime.gov.in, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप cybercrime.gov.in पर भी जाइए, और यहाँ पे ऑनलाइन
जा करके कंप्लेन करिए और यहाँ पे भी आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ये मैं इतना सारा कंप्लेन करने में क्यों बता रहा हूँ और इतना लेंदी प्रोसेस में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मैं डायरेक्ट थाना में जा करके ही एफआईआर कर दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। और मेरे ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर, लगभग मेरे पास महीना में 2-3 कस्टमर तो ऐसे आते हैं जो मेरे पास आके ये बोलते हैं सर मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए चला गया और जब मैं एफआईआर कराने के लिए गया तो थाना में एफआईआर नहीं लिया, ठीक है। तो आप फिजिकली अगर एफआईआर करवाने जाओगे थाना में तो आपसे बहुत सारा कागज़ और पता नहीं क्या क्या मांगेगा, आप दे नहीं पाओगे और वहाँ पे एफआईआर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में एफआईआर नहीं होता है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है होता भी है, बहुत सारे केसेज में होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि एफआईआर नहीं होगा या आपसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप साइबर थाना में जाओगे वहाँ पे भी आपसे ये पूछा जाता है। मेरे पास एक कस्टमर आए थे तो वो बता रहे थे कि सर जैसे ही मैं साइबर थाना में रिपोर्ट कराने गया तो वहाँ से पूछा गया कि ये फ्रॉड कब हुआ था। मैंने बताया कि रात में हुआ था। अब रात में हुआ था तो साइबर थाना वाला मेरा कंप्लेन रिपोर्ट लिखने से मना कर दिए। उनका कहना है कि रात में क्राइम किया, पैसा गया तो पैसा अब तक अकाउंट से निकल गया होगा। तो जब पैसा निकल गया है तो मैं एफआईआर करके भी क्या करूँगा, वो पैसा तो निकल गया, रिकवरी नहीं हो पाएगा, तो मैं एफआईआर नहीं लिखूँगा। इनडायरेक्टली वो ऐसा कुछ बोल करके मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मैं तभी एफआईआर लिखूंगा जब सामने वाला जो जिस अकाउंट में पैसा गया है, अगर उस अकाउंट में पैसा होगा तो मैं एफआईआर लिख करके उस पैसा को रिवर्स करवा दूंगा। अगर लेट हो गया तो पैसा नहीं होगा, मैं नहीं लिखूंगा। तो बेटर ये है, आप इन सब में पढ़ने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे जाइए, इस लिंक पे जाइए और यहाँ पे ऑनलाइन एक एफआईआर करिए, ठीक है। cybercrime.gov.in पे जाके एक कंप्लेन रेज करिए, उसका एक्नॉलेजमेंट लीजिए। तो आपके पास हो गया टोटल 4 एक्नॉलेजमेंट। एक आपने टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन किया, ठीक है, एक कंप्लेन नंबर वहाँ से। दूसरा आपने साइबर क्राइम का जो 1930 पे है उस पर कंप्लेन किया। तीसरा डिस्प्यूट फॉर्म जो आपने भर के दिया ब्रांच मैनेजर से रिसीविंग लिया। और चौथा आपने ये फ्रॉड ये जो cybercrime.gov.in है इस पर किया है, ठीक है। तो ये आपके पास 4-5 जगह पे आपने कंप्लेन कर दिया है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो कंप्लेन आप कर रहे हो इसका एक टाइम फ्रेम है। आपको उस टाइम फ्रेम के बीच में ही कंप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। आरबीआई का जो गाइडलाइन है उससे मैं लिंक करके बताऊँगा कि आरबीआई क्या करता है, ठीक है। तो ये सब आपने जब कर दिया तो क्या करता है बैंक, आपका जो ट्रांजैक्शन है, जैसे ही आपने बैंक से डिस्प्यूट फॉर्म फिल करके दिया बैंक को, बैंक क्या करता है आपका ट्रांजैक्शन को देखता है कि पैसा किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया वो पैसा। अब मान लो कि यहाँ पे आपने एसबीआई में आपका अकाउंट है और ये बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो फ्रॉडस्टर ने यहाँ से पैसा निकाला आपके खाता से और बैंक ऑफ इंडिया के किसी खाता में डाल दिया। अब ये जो बैंक ऑफ इंडिया वाला कस्टमर है इसने कैश निकाल लिया, तो कैश निकाल लिया तो इसका खाता में तो बैलेंस हो गया 0। अब एसबीआई फिर भी क्या करेगा, इस अकाउंट को होल्ड करवा देगा, लेकिन पैसा है नहीं तो रिकवर कहाँ से करेगा। पहला केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है, होल्ड तो ही हो गया। दूसरा केस ये बनता है इस अकाउंट से इस अकाउंट में आया, इस अकाउंट से इस अकाउंट में, इस अकाउंट से इस बैंक में, बहुत सारे चेन के थ्रू लिंक रहता है। इसमें भी पैसा अगर यहाँ पे है तो ये होल्ड हो जाएगा, क्योंकि बैंक क्या करता है जितने अकाउंट में जाएगा वो सारा अकाउंट को बैंक होल्ड कर देगा, चाहे कोई सा भी बैंक का अकाउंट हो सबको होल्ड करेगा। अगर यहाँ पैसा है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर है तो होल्ड होकर के फाइनली आपको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद का अगर नहीं है तो क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हो गया कि बैंक उसको ट्रैक करेगा और ट्रैक करके उसको होल्ड कर लेगा। मेन है कि आपका जो होल्ड है वो टाइम पे अगर लग जाएगा तो पैसा आपका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि उसको उस टाइम फ्रेम जो मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई का गाइडलाइन से लिंक करके, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको कॉल करके होल्ड लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था बार बार आरबीआई का गाइडलाइन का, वो यहाँ पे है। आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई का एक सर्कुलर है, गाइडलाइन है 6 जुलाई 2017 का। 6 जुलाई 2017 का एक गाइडलाइन है, ये रहा 6 जुलाई 2017 का। 6 जुलाई 2017 में आरबीआई एक गाइडलाइन दिया, उसमें कहता है जीरो लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी टू कस्टमर, ठीक है, व्हेन अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन अकर इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इसका मतलब यह है कि कस्टमर का जो लाइबिलिटी है वो जीरो है अगर उसके अकाउंट से अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होता है तो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन की मैं बात करूँगा अभी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, पहला कंडीशन कि 3 दिन के भीतर कस्टमर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। कितने दिन के भीतर, ये जो मैंने आपको पीछे बता रहा था कि आप एसएमएस करो, टोल फ्री पे कॉल करो, साइबर क्राइम का पोर्टल पे रिपोर्ट करो, बैंक ब्रांच में जाकर के कंप्लेन करो, ये सब आपको कितने दिन के अंदर करना है, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। 3 दिन से पहले कोशिश करो, आपके साथ अगर आज रात में हो गया है तो आप कल ही जाके कर दो, लेकिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 3 दिन होना चाहिए, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने किसी को ओटीपी नहीं दिया है, पिन नहीं बताया है, ठीक है, ओटीपी नहीं दिया है, पिन नहीं बताया है, और एपीके फाइल जो होता है वो आपने डाउनलोड नहीं किया है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब है तो भी
उसमें आरबीआई का क्या गाइडलाइन है और सुप्रीम का क्या कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर एपीके फाइल अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो उस केस में क्या हो सकता है। आपका मोबाइल कोई हैक कर लिया तो उस केस में बैंक की क्या लायबिलिटी है और आपकी क्या लायबिलिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटी ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो ये है गाइडलाइन है आरबीआई का कि बैंक्स ड्यूटी टू रिवर्स शैडो क्रेडिट द अमाउंट वंस नोटिफाइड बाय कस्टमर। पहला हो गया जीरो लाइबिलिटी। दूसरा है कि अगर आपने सपोज कि बैंक को आज जा करके बताया कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए था और फ्रॉड हो गया, तो बैंक का ये ड्यूटी है कि जैसे ही आपने बैंक को बताया, बैंक आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए मतलब जितना भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है उतना रुपये आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। उस अमाउंट को हम बोलेंगे शैडो अमाउंट। अब शैडो अमाउंट क्या होता है? शैडो अमाउंट होता है कि आपके खाता में वो दिखेगा लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, एक तरह से वो होल्ड में रहेगा, ठीक है। वो तब तक होल्ड में रहेगा जब तक बैंक उस अमाउंट को इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस ट्रांजेक्शन को इन्वेस्टिगेशन करेगा। बैंक उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए कि ये जो फ्रॉड हुआ है या इंटेंशनली आपने ट्रांजेक्शन किया है। अगर फ्रॉड हो गया, बैंक ने साबित कर दिया कि वो आपने इंटेंशनली किया है, तो वो जो शैडो अमाउंट है आपके अकाउंट से हट जाएगा। और अगर बैंक को लगता है कि ये आपने नहीं किया है, फ्रॉड हुआ है, तो आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा और उस अमाउंट को आप यूज कर पाओगे। तो ये हो गया शैडो अमाउंट का बात हो गया। और नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द बैंक टू शो द कस्टमर वाज नेग्लिजेंट और रिस्पॉन्सिबल। अब आप ये कहोगे कि सर अगर मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और मैं बैंक में रिपोर्ट करने गया, तो बैंक तो हमेशा अपना बचाव करेगा कि बैंक का गलती नहीं है, कस्टमर का ही गलती है, ठीक है। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। बैंक अगर ऐसा कहता है कि कस्टमर का गलती है, तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि बैंक को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि कस्टमर का क्या गलती है। बैंक को इसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक को इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि कस्टमर की क्या गलती है, कहाँ गलती है। अब आप कहोगे कि सर बैंक प्रूफ दे, चलो ठीक है, बैंक प्रूफ करेगा, लेकिन बैंक किसके सामने प्रूफ करेगा कि किसकी गलती है? बैंक तो खुद ही सब कुछ कर रहा है, तो बैंक प्रूफ किसके सामने करेगा कि गलती किसकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बैंक किसके सामने ये प्रूफ देता है और कैसे डिसाइड होता है कि आपका पैसा जो है सच में फ्रॉड से गया है या सच में फ्रॉड आपके साथ हुआ ही नहीं, बस आप एक दिखावा कर रहे हो। ये बैंक किसके सामने प्रूफ करेगा और ये प्रूफ किसको दिखाएगा? तो बैंक में क्या होता है कि बैंक में एक इंटरनल ओम्बड्समैन होता है, इंटरनल ओम्बड्समैन। बैंक में एक इंटरनल ओम्बड्समैन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने कंप्लेन किया बैंक में या साइबर पोर्टल पे, जो भी 4-5 जगह पे मैंने आपको कंप्लेन करने के लिए बताया था, जैसे ही आपने वहाँ पे कंप्लेन किया तो एक कमेटी बनती है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैंक बनाता है। उस अमाउंट को आपके अकाउंट में शैडो अमाउंट क्रेडिट करके एक टीम बनता है। वो टीम क्या करता है कि प्रूफ जुटाता है, ठीक है। और उस प्रूफ को जुटा करके कि गलती किसका है, वो एक ओम्बड्समैन में जाता है। ओम्बड्समैन को आप सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि वो एक जज होता है, ठीक है। बैंक का स्टाफ उसमें नहीं होता है, बैंक के रिटायर्ड स्टाफ होते हैं, कुछ लीगल स्टाफ लीगल फील्ड से एम्प्लॉय होते हैं, शायद कुछ जजेज वगैरह भी होते हैं, रिटायर्ड जजेज वगैरह भी होते हैं, अगर बड़ा अमाउंट है तो ये लोग होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि उस प्रूफ को देखते हैं, इनके सामने प्रूफ किया जाता है, प्रूफ को दिखाया जाता है कि इतना रुपए का फ्रॉड था, इस माध्यम से हुआ, कस्टमर ने ये गलती किया या बैंक ने ये गलती किया, ठीक है। अब ये जो टीम होती है, ओम्बड्समैन के जो मेंबर्स होते हैं, ये लोग उस प्रूफ को देखते हैं, एक एक करके बारीकी से देखते हैं और वो पता करते हैं, प्रूफ को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि आखिर इसमें सच में कस्टमर की गलती है या बैंक की गलती है, ठीक है। अगर ओम्बड्समैन जो बैंक का इंटरनल ओम्बड्समैन है, उसने ये अप्रूव कर दिया कि इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है कस्टमर की गलती के कारण ही फ्रॉड हुआ है, तो वो जो शैडो अमाउंट है कस्टमर के अकाउंट से वो चला जाएगा, ठीक है, और पैसा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ओम्बड्समैन इस बात से सहमत हो जाता है कि कस्टमर का कोई गलती नहीं है, कस्टमर के अकाउंट से अगर फ्रॉड हो गया तो उसने 3 दिन के भीतर कंप्लेंट लॉन्च किया, किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया, किसी को पिन नहीं बताया, कुछ भी ऐसा कस्टमर का नेग्लिजेंस नहीं है, फटाफट रिपोर्ट किया टाइम पे, जो भी करना था, जो भी बैंक के द्वारा कहा गया वो सब कुछ किया, आपने ट्रांजेक्शन का प्रूफ दिया, एसएमएस जो आपको आया था उसका प्रूफ बैंक को आपने दिया, जो भी कस्टमर से मांगा गया सब दिया, कस्टमर की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। अगर ओम्बड्समैन ऐसा मान लेता है और इसको अप्रूव कर देता है तो पूरा का पूरा पैसा कस्टमर को जो शैडो अमाउंट में दिख रहा है वो अवेलेबल अमाउंट में आ जाएगा और कस्टमर उसको यूज कर सकता है। तो ये हो गया कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसके पीछे क्या कारण रहता है, ठीक है। अब ओम्बड्समैन क्या क्या चीज़ को देखता है मैं ये आपको बता देता हूँ। ओम्बड्समैन सबसे पहले देखता है कि कितने दिन के भीतर उसको रिपोर्ट किया गया है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये 3 दिन के भीतर ही आपको हमेशा रिपोर्ट करिए। जितना जल्दी रिपोर्ट करना है, जितना जल्दी आप रिपोर्ट करोगे उतना चांसेज है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये है 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था
जो मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताऊंगा इसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2025 में एक जजमेंट दिया। एक्चुअली ये हाई कोर्ट का जजमेंट था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, फिर वो एसबीआई के खिलाफ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में, 17 या 18 में एक जजमेंट दिया था। उसमें हाई कोर्ट ने कहा था एसबीआई को कि आप 94,000 जो कि फ्रॉड अमाउंट था, 94,000 रुपये कस्टमर को ब्याज सहित दीजिए। क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से कुछ पैसा जो था वो फ्रॉड में चला गया था, कस्टमर ने कंप्लेन किया और कस्टमर की कोई गलती नहीं थी। तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट था कि आप कस्टमर को 94,000 ब्याज सहित लौटाएंगे। एसबीआई क्या किया, उस जजमेंट को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट 2025 में फिर एक जजमेंट दिया और आरबीआई का जो गाइडलाइन है, जो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया, उसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एसबीआई के अगेंस्ट में ही डिसीजन दिया और ऑर्डर दिया टू refund for unauthorized transaction, reinforcing the bank's obligation to refund when fraud unauthorized transaction is reported timely। मतलब अगर टाइमली कोई रिपोर्ट कर दिया तो आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2025 का। द जजमेंट reaffirmed that बैंक must proactively use technology to protect customer and cannot shift blame lightly। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है तो आपका काम है कि आप उस ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनाइए जो फ्रॉड को रोके और कस्टमर को प्रोटेक्ट करे। आप सिंपली ये कह के नहीं बच सकते हैं कि ये सरासर कस्टमर की गलती है और कस्टमर की गलती के कारण फ्रॉड हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज़ को मेंशन किया है कि रिपोर्टेड टाइमली, मतलब कस्टमर ने अगर टाइमली रिपोर्ट कर दिया तो ये बैंक की गलती है, बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि एक स्लाइड में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप क्या करें, क्या ऐसा है जो आप ना करें जिससे कि आपका पैसा मिलने का चांस कम हो जाए। तो आप किसी को भी ओटीपी पिन नहीं बताइए। 3 दिन के भीतर आप रिपोर्ट करिए, 4-5-6 दिन मत लीजिए, डिले नहीं करिए। ठीक है, ये सब आप करेंगे तो 99% है कि आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। और